तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपका इतिहास का अध्याय 3 जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उस चैप्टर से लिया गया है, जो जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन है। इसी 15 क्वेश्चंस में से आपके एग्ज़ाम में फिक्स है कि 100% हम बोल सकते हैं कि इसी से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग उसका 15 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है वो महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना तथा किसी विश्व वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति, पूंजी, बौद्धिकता, संपदा अथवा सिद्धांत की विश्वव्यापी करना और विश्व के प्रत्येक देश अन्य देशों के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना, उसी को हम लोग वैश्वीकरण बोलते। देखें वैश्वीकरण का इसमें बहुत लंबा चौड़ा बताया है, लेकिन ऐसे आपको ये सब खुद से लिखना है। तो क्या करना है कि वैश्वीकरण का अर्थ यही है कि अपना अर्थव्यवस्था जो है, अपना देश का अर्थव्यवस्था, उसी को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी विश्व अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं दोस्ती किसको बोलते हैं, कि अपना जो व्यवहार है उसको दोस्त के साथ शेयर करना, उसी के साथ बातचीत करना, तो उसी को तो वही है वैश्वीकरण। तो विश्व के साथ विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना को ही हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो विश्व के प्रत्येक देश के साथ हम क्या करेंगे, अन्य देशों के साथ अपने अप्रतिबंधित आदान प्रदान करेंगे, जो भी सामान हो लेना देना करेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वैश्वीकरण। ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि G77 से क्या तात्पर्य है। G77 तो 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों का पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से तेज प्रगति से लाभ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बनाया जिसे हम लोग G77 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो 50-60 के जो दशक था, हम लोग 1950 से 1960 इस टाइम पे क्या हुआ कि जो विकासशील देश थे उनको विकसित देशों से कोई लाभ नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अपना नया संगठन बना लिया। विकासशील देश यानी कि हम लोग का जैसे भारत भी एक विकासशील देश है, तो वैसा देश जो भारत विकास कर रही है अभी, उन देशों को विकसित देशों से कोई लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने एक नया संगठन बनाया जिसको हम लोग G77 के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या G77 नाम क्यों दिया ना, टोटल 77 देश थे, इसलिए इसको 77 नाम G77 कहा गया। थर्ड में है कि गिरमिटिया मजदूर से क्या समझते हैं। गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए दूसरे देश में लाया जाता था, उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में उसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट करने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो औपनिवेशिक शासन जब हो रही थी, दूसरे देश जब हमारे औपनिवेश यानी कि दूसरा देश जब हमारे देश पे शासन कर रहा था, उस टाइम क्या करता था कि बहुत सारे लोगों का हम लोग का यहाँ से ले जाया जाता था काम करने के लिए, और उसको क्या एग्रीमेंट के तहत ले जाता था, इसलिए उनको क्या गिरमिटिया गिरमिट करने लगे, और जिससे उनका नाम गिरमिटिया मजदूर पड़ गया। फोर्थ नंबर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीटो का क्या अर्थ है। तो वीटो एक निषेध अधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में सभी देश एकमत हो, पर एक देश प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, तो वो एक देश के शक्ति का इस्तेमाल कर उसे प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। जिसमें वीटो में लगभग 5 देश होते हैं, और जिसमें क्या अगर कोई भी किसी का भी असहमति बनी, तो उससे क्या होता है कि उसके जो भी प्रस्ताव पारित किया गया था उसको हम लोग खारिज कर सकते हैं। वीटो में इतना पावर है। ठीक। इसके बाद हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए भी बहुत ही रिंडरपेस्ट क्या है। तो रिंडरपेस्ट पशुओं में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है जो 1890 के दशक में पूरे अफ्रीका महाद्वीप में फैल गई, जिससे अफ्रीका में हजारों पशुओं की मौत हो गई और वहाँ के लोग की आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो इसलिए हम लोग उसको रिंडरपेस्ट का नाम से जानते हैं। 6th नंबर की भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है। इसमें आपका 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आप इसमें 3 पॉइंट लिखिएगा तो आपको 4 मार्क्स फुल मार्क्स में मिल जाएंगे। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना प्रक्रिया में मुख्यतः 3 कारक उत्तरदायी थे। व्यापार सबसे पहला। देखिए भूमंडलीकृत विश्व का मतलब पूरा देश को, पूरा विश्व को एक साथ जोड़ना है, कोई हम लोग भूमंडली। तो व्यापार नहीं होगा तो कैसे जुड़ेगा व्यापार। काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते थे, यानी कि पलायन करते थे। 3rd नंबर है कि पूंजी और सारी चीज़ों का वैश्विक आवाजाही। पूंजी और लोग दूसरे जगह पे जाके पूंजी लगाना शुरू कर दिए थे, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कि भूमंडलीकृत विश्व को बनने में वो
7 नंबर क्वेश्चन है कि होसेक क्या है। देखिए इसका कितना तुम आसान से उत्तर दिया हुआ है। दक्षिण अमेरिका के की एक देश त्रिनिदाद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के मेले इमाम हुसैन के नाम पर उसे हम लोग होसे कहते हैं। देखिए होसे कहने का मेन रीज़न यही है कि इमाम हुसैन के नाम पर मनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग होसे बोलते हैं। कहाँ मनाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? त्रिनिदाद में। ठीक है। जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है? जैविक युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो जैविक युद्ध में एक व्यक्ति, वस्तु अथवा पौधे को मारने के उद्देश्य से उसमें जीवाणु, विषाणु अथवा फफूंद जैसे जैविक आवेश अथवा संक्रामककारी तत्वों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यूरोपीय सेना ने अमेरिका पर कब्जा करने के लिए चेचक नामक कीटाणु का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया। देखिए जैविक युद्ध में क्या होता है कि कोई भी देश क्या करता है, जैसे कि हम लोग ऐसे युद्ध होता है जिसमें हम लोग बम वगैरह लेके जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे जैविक युद्ध हुआ था, उसमें क्या किया था? चेचक का बीमारी लेके गया था, कीटाणु, और जाके वहाँ फैला दिया था, जिससे बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे। तो इस तरह से जैविक युद्ध होता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग का कोविड कुछ दिन पहले आया था, तो वो भी अगर कोई देश अगर आपको ला के ई कर छोड़ दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैविक युद्ध बोलेंगे। ठीक है। NIEO से क्या तात्पर्य है? तो NIEO का अर्थ है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। क्या होता है कि आर्थिक प्रणाली, जिसका आशा ही है कि विकासशील देशों को एक नई व्यवस्था में अपने साधन पर सही अर्थों में नियंत्रण मिल सके, उसको हम लोग NIEO से जानते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि ये 19वीं सदी में यूरोपीय लोग अमेरिका की तरफ क्यों जाने लगे? 19वीं सदी के टाइम पे जो यूरोपीय लोग हैं वो अमेरिका की तरफ क्यों जाने लगे थे? तो इसका पहला पॉइंट होगा हम लोग का, देखिए अगर आप SST में लिख रहे हैं तो पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है, इसलिए इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन है उसको पॉइंट वाइज लिखा गया है। तो इसका कॉम है कि 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था। ठीक है। किस टाइम पे? 19वीं सदी में यूरोप में सबसे ज़्यादातर लोग किस में हो रहे थे? भूख से तड़प रहे। नगरों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई थी और वहाँ भयानक रोग व्यापक रूप से फैले हुए थे, यही रीज़न था। दूसरा, ये धार्मिक विवाद आम थे और धार्मिक असंतुष्ट को दंडित किया जा रहा था, इसलिए अतः लोग क्या करते? यूरोप छोड़कर अमेरिका की ओर प्रवास कर रहे थे, यानी कि उधर की ओर जा रहे थे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा जाए, पूर्व रोजगार के साधन विकास करना। विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? तो विनिमय दर किसी देश की मुद्रा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विनिमय दर किसी देश की मुद्रा को जोड़ना है जिससे कि इसका प्रयोग दूसरे देशों के साथ व्यापार में किया जा सके। मुख्यतः दो विनिमय दर है, स्थिर विनिमय दर, दूसरा अस्थिर विनिमय दर। ठीक है। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये और तो ये है हम लोग का नहर बस्तियों किन्हें कहा जाता है? नहर बस्तियाँ किसे कहा जाता है? इन्हें क्यों और कहाँ स्थापित किया गया? तो पंजाब के अर्ध रेगिस्तानी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नहर का जाल बिछा दिया गया। देखते ही देखते बंजर भूमियां नहरी बस्तियों में बदल गई, जहां गेहूं, कपास आदि फसल की खूब खेती होने लगी। इन्हीं बस्तियों को नहर बस्ती। देखिए पंजाब में बहुत सारे जो आधा रेगिस्तान वाले क्षेत्र थे वहाँ पे बहुत सारे क्या किया गया कि वहाँ पे नहर बनाया गया, और जो वहाँ पे बंजर जमीन थे उनमें भी क्या होने लगे? फसल उपजाने लगे। तो इसी कारण से उन बस्तियों, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लगे, बहुत सारी बस्तियाँ बस गई, इसलिए इन बस्तियों को हम लोग नहर बस्ती कहते हैं। तो आशा करते हैं ये सभी को प्रश्न आपके लिए बहुत ही आवश्यक साबित होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।